أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अच्छा जी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद अफरीदी आपको आज हीमोग्लोबिन नॉर्मल और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के का लेक्चर डिलीवर करूँगा इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार बातें और चार खसलतें ऐसी हैं कि अगर वो तुमको नसीब हो जाएं तो फिर दुनिया और उसकी नेमतों के फौत हो जाने और हाथ न आने में कोई मुदायका नहीं और कोई घाटा नहीं। कौन कौन सी चार बातें और चार आदतें? एक है अमानत की हिफाजत, दूसरी है बातों में सच्चाई, तीसरी है हुस्न इखलाक और चौथी है खाने में एहतियात और परहेजगारी। तो इसके बारे में मुतअद्दिद हदीस आई हुई है कि वही मोमिन अमानत में खयानत कभी नहीं कर सकता, झूठ मोमिन कभी नहीं बोल सकता, मोमिन खुश अखलाक होगा और मोमिन खाने में एहतियात और परहेजगारी करेगा, मतलब हराम से अपने आप को बचाएगा और हलाल की कोशिश करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये चार आदतें और ये चार खासियतें अल्लाह पाक हमें भी लाए और अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता करे। आमीन। अच्छा जी, तो आज हम बातें करेंगे टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में, नॉर्मल और एबनॉर्मल। एंड एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर the objective is that you should know the types of hemoglobin, normal and abnormal. नॉर्मल हेमोग्लोबिन के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी थी मेरी आपके साथ दूसरे लेक्चर में, लेकिन यहाँ कुछ इसकी भी रिवीजन हो जाए और कुछ फर्दर भी हम पढ़ लेंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों की। तो नॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, इनमें बेसिकली क्या होता है कि भाई मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और नॉर्मल या एबनॉर्मेलिटी उसमें काज होती है। तो जब हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल में बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल एडिट्स की अगर हम बात करें तो दो अल्फा और दो बीटा चेन्स होते हैं। तो बेसिकली कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है सारे हीमोग्लोबिन? अल्फा से, बीटा से, गामा से, डेल्टा से और एप्सिलॉन से। तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन की, तो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है उसको HbA या HbA1 से डिजिग्नेट किया जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है इसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन्स होते हैं, ठीक है ना। और 90 to 95% ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल एडल्ट पर्सन में ये HbA है या HbA1 से इसको रेफर किया जाता है। इसमें क्या होता है, दो अल्फा और दो बीटा चेन्स, और इनको मार्क किया जाता है अल्फा टू A2 से बीटा A2 या अल्फा टू बीटा 2, जिसका मतलब होता है कि भाई दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है। इनमें क्या होता है कि भाई अल्फा चेन ये आपको हो सकता है ऑलरेडी लेक्चर्स डिलीवर किए हों, उसमें आपको बताया गया है कि भाई ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बारे में आपको बताया गया होगा, DNA RNA वगैरह के बारे में। तो उसमें आपको समझाया जाता है कि भाई किस तरह इनकी कोडिंग होती है। तो अल्फा चेन जो है इसमें 141 एमिनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में 146 एमिनो एसिड्स होते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट नॉर्मल टाइप है HbA2। HbA2 ये भी नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है, और इसको डिजिग्नेट किया जाता है दो अल्फा चेन्स और दो डेल्टा चेन्स, और ये एक माइनर सा कंपोनेंट है एडल्ट नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन का, और 1 to 2% कंसिस्ट करता है नॉर्मल ब्लड में एडल्ट में। आगे नॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है HbF। HbF रेफर टू फीटल हीमोग्लोबिन, जो ड्यूरिंग फीटल लाइफ में होता है, और इसमें क्या होता है, दो अल्फा चेन होती है और दो गेमा चेन होती है, और ये काफी डिफर करता है HbA से। पिछले लेक्चर में भी आपके साथ बात हुई थी कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं HbF की और HbA से कैसे डिफर करता है, यहाँ वो दोबारा भी रिपीट कर लेते हैं। लेस देन 1% नॉर्मल एडल्ट में इसकी परसेंटेज होती है, और इंट्रायूटराइन लाइफ में एट द एज ऑफ 5 to 6 months जो अल्फा चेन होता है ये रिप्लेस होना शुरू हो जाता है बीटा चेन्स की तरफ, जो फिर आगे बन के एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज होता है। अच्छा, तो आपसे बात हो भी चुकी थी कि भाई HbA और HbF में कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं। तो HbA जो है इसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन्स होती है, और HbF में दो अल्फा और दो गामा चेन्स होती है। फिर आगे इसकी जो मेन कंपोनेंट है जिसका ज्यादा रिलेशन है हमारे पास, तो वो एफिनिटी टू ऑक्सीजन है। टू एफिनिटी और टू ऑक्सीजन का क्या मतलब है? अच्छा, तो वो बात हो रही थी कि भाई वो जॉन्डिस जो आफ्टर बर्थ होती है वो HbF कन्वर्ट हो रहा हो की जगह ले रहा होता है HbA। तो उस वजह से जो HbF की जो इसकी हेमोलिसिस हो रही होती है, तो उस वजह से बिलिरुबिन एक्सिस में बनता है, और उस वजह से वो जॉन्डिस आती है अर्ली लाइफ में, और वो होती है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फिनोमेना। अच्छा, नेक्स्ट टाइप हमारा है एम्ब्रियोनिक HB, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, टू अल्फा और टू एप्सिलॉन चेन्स होते हैं, और ये फर्स्ट 3 months ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ में होता है। इसमें जो है वो गोवर 1 हीमोग्लोबिन और गोवर 2 हीमोग्लोबिन रिस्पेक्टिवली आते हैं इस फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ में। जो गोवर 1 होता है इसमें 2 अल्फा और 2 जीटा चेन्स होती है, और नेक्स्ट जो इसको फिर स्विच करता है गोवर 2 की तरफ, तो उसमें 2 अल्फा और 2 एप्सिलॉन चेन्स होती है, और इनकी एडल्ट लाइफ में कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में है। फिर नेक्स्ट है HbA3। ये तकरीबन 3 to 10% ऑफ नॉर्मल HB है, और इसको मेंशन किया जाता है A3 से या HbA3 से, और ये नॉर्मल HB की एक एल्टर टाइप है, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो अपनी लाइफ स्पेन पूरी कर चुके होते हैं, उसमें उस टाइप में ये HbA3 होती है।
अच्छा, नेक्स्ट हमने बात की भी थी ग्लाइकोजाइलेटेड हेमोग्लोबिन की। व्हाट इज ग्लाइकोजाइलेटेड हेमोग्लोबिन? इसको मेंशन किया जाता है HbA1c से। तो हेमोग्लोबिन जो है, इसको जब एक दफा ग्लूकोज इसके साथ बाउंड हो जाता है तो इसकी लाइफ के एंड तक इसके साथ ग्लूकोज पर बाउंड ही रहता है और वो इससे दोबारा डिटैच नहीं होता। तो इसकी नॉर्मल रेंज 3 to 5% है टोटल एचबी की। और ये हमें देता है ग्लूकोज लेवल्स ऑफ अबाउट 90 डेज। ठीक है ना? तो ये एक बेहतरीन टूल है जिसकी जरिए से हम देख सकते हैं कि भाई पेशेंट जो है वो परहेज कितना कर रहा है और उसने मेडिकेशन कितनी सही तरीके से ली है, और 3 मंथ्स के दरमियान या 90 डेज के दरमियान इसका शुगर लेवल्स कितना फ्लक्चुएट हुआ है। तो अगर इसके लेवल्स 6 to 15% हो तो ये हमें बताता है और दिखाता है कि भाई पेशेंट की डायबिटीज की क्या हालत है। अगर 9% हो तो ये पुअर कंट्रोल है। अगर 9% से ऊपर हो तो 12% तक तो वेरी पुअर कंट्रोल को इंडिकेट करता है। HbA1c की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? आपके साथ पिछली मरतबा ये बात हुई थी। एक पेशेंट आपके पास आया है और उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं डायबिटिक रिलेटेड, या उसको डायबिटिक फुट है, या उसके बदन में वो कह रहा है कि भाई मेरे पूरे बदन में दर्द है, और बाकी कोई उसको डिजीज नहीं है, आपने चेक कर लिया और आपने इंवेस्टिगेशन कर लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको पॉलीनेरोपैथी है। पॉलीनेरोपैथी जब शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो उससे फिर वो नर्व एंडिंग्स जो होती है उनकी सेंसिटिविटी खराब हो जाती है, तो उससे पॉलीन्यूरोपैथी होती है, बदन में ऐसे दर्द से फील्स होते हैं या नमनेस होती है बदन के बाद हिस्सों में। तो आप पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं तो ब्लड ग्लूकोज उसका नॉर्मल आता है। आप उसका यूरिन ग्लूकोज चेक करते हैं, वो भी नॉर्मल आता है। तो आप हो सकता है कि पजल हो जाए कि भाई इसके सिम्टम्स जो है वो पोलिनeuropathy के हैं जो डायबिटीज के साथ टिली होते हैं, और यहाँ ब्लड और यूरिन ग्लूकोज नॉर्मल आ रहा है। तो ये तब हो सकता है कि पेशेंट अभी तक परहेज नहीं कर रहा था, मेडिसिन नहीं ले रहा था, लेकिन 1 2 दिन 3 दिन पहले इसने मेडिसिन प्रॉपरली शुरू की है, इसने परहेज शुरू किया, तो इस 2 3 दिन के अंदर तो उसका सीरम ब्लड ग्लूकोज और यूरिन ग्लूकोज नॉर्मल हो चुका होगा। लेकिन जब आप उसका HbA1c टेस्ट करेंगे तो वो हमें पिछले 90 डेज का ब्लड ग्लूकोज लेवल दिखाएगा, और उसमें फिर हमें सही पता लगेगा कि भाई ये 90 डेज पीछे तक इसका ब्लड ग्लूकोज कैसे रहा है। क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ग्लूकोज के साथ, अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज लेवल के साथ ब्लड में, तो ये कॉम्प्लिकेशंस 1 2 दिन में नहीं आती। ये काफी टाइम ड्यूरेशन में जब आप कंट्रोल नहीं रखते ब्लड ग्लूकोज को, तो तब उसके साथ ये पोलिनेरोपैथीज होती हैं, और आंखों के विजन में मसले आते हैं, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो 1 2 दिन में नहीं आती। तो इसलिए जब आप HbA1c करते हैं तो उसमें पता लगता है कि भाई पेशेंट अभी कैसा है और इससे पहले इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा था। तो ये एक बेहतर हमें वो देता है, ट्रीटमेंट में हेल्प देता है। अच्छा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तो बात हो गई है। इसके अलावा तकरीबन मोर देन 30 टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी हैं, और इस पूरे ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिनोपैथीज कहते हैं। ठीक है ना? ये हीमोग्लोबिनोपैथीज ज्यादातर जेनेटिकली म्यूटेशंस जब जीन्स में होती हैं तो उसके जरिए आती हैं, और ये जेनेटिक म्यूटेशन हेटेरोजाइगस भी हो सकती है और होमोजाइगस भी हो सकती है। आपने तो स्कूल कॉलेज वगैरह में भी पढ़ा होगा कि भाई एक जीन जो होता है इसके 2 एलील होते हैं। 2 एलील मतलब हर जीन पेयर में होता है। तो अगर इस जीन के पेयर के दोनों एलील्स में म्यूटेशन हो तो ये कौन सी म्यूटेशन होगी?
ये होमोजाइगस म्यूटेशन होगी, ठीक है ना। और अगर एक एलील में म्यूटेशन है और दूसरे एलील में म्यूटेशन नहीं है तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस म्यूटेशन, ठीक है ना। तो जाहिर बात है जब जब एक एलील में म्यूटेशन हो और दूसरे में ना हो तो इसको हेटेरोजाइगस म्यूटेशन कहते हैं। और अगर दोनों एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन में म्यूटेशन हो तो ये होमोजाइगस म्यूटेशन होगी। तो जाहिर बात है जब दोनों एलील्स में म्यूटेशन हो तो होमोजाइगस में क्लिनिकल पिक्चर भी ज्यादा सीवियर होगी। और अगर एक एलील में म्यूटेशन हो और दूसरे एलील में म्यूटेशन नहीं हो तो ये हेटेरोजाइगस होगी और इसमें क्लिनिकल पिक्चर या नहीं होगी या कम होगी। हाँ, तब हेटेरोजाइगस में क्लिनिकल पिक्चर ज्यादा सीवियर होगी जब जो म्यूटेंट एलील हो वो डोमिनेंट हो और जो नॉन म्यूटेंट नॉर्मल एलील हो वो साइलेंट हो। तो तब भी होमोजाइगस की तरह इसकी क्लिनिकल पिक्चर ज्यादा सीवियर होगी। अच्छा, आगे हम जब एबनॉर्मल टाइप्स की बात करते हैं तो म्यूटेशंस या एबनॉर्मलिटी दो वजहों से आती है। एक अगर जीन के स्ट्रक्चर में फर्क हो और दूसरे अगर उसके रेगुलेटर जीन में फर्क हो। स्ट्रक्चर में फर्क तो आपको समझ आ रही है कि भाई जो जीन का स्ट्रक्चर होता है, आपने डीएनए और आरएनए में पढ़ा होगा कि भाई कोड्स होते हैं। तो अगर कोड के स्ट्रक्चर में फर्क हो तो उसमें क्या होगा कि एक सिंगल अमीनो एसिड रेजिड्यू जो होगा वो रिप्लेस होगा दूसरे अमीनो एसिड से। तो इसमें जो एबनॉर्मल एचबी बनते हैं तो उनकी एग्जांपल्स हैं एचबीएस, एचबीएम, एचबीसी और हेमोग्लोबिन डी वगैरह। इनकी आगे अब बात होगी। और अगर रेगुलेटर जीन का क्या मतलब है कि भाई जीन्स की प्रोडक्शन को कम और ज्यादा करने वाला। तो इफ द म्यूटेशन इफेक्ट द रेगुलेटर जीन, the rate of synthesis of the peptide chains affects and the amino acid sequence remains unaffected। उसकी सीक्वेंस तो अनइफेक्टेड होगी लेकिन उसका रेट ऑफ सिंथेसिस ज्यादा या कम होगा रेगुलेटर जीन में अगर प्रॉब्लम हो। और इसका एक मिसाल है थैलेसीमिया, ठीक है ना। तो फिर थैलेसीमिया दो किस्म की होती है, अल्फा थैलेसीमिया भी हो सकती है और बीटा थैलेसीमिया भी हो सकती है। अगर अल्फा चेन में उसके रेगुलेटर जीन में डिफेक्ट हो तो अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे, अगर बीटा में फर्क हो तो बीटा थैलेसीमिया होंगी। फिर इसमें माइनर थैलेसीमिया भी होता है, मेजर थैलेसीमिया भी होता है। अगर दोनों पेयर के अल्फा में फर्क हो या दोनों पेयर के बीटा में फर्क हो तो मेजर थैलेसीमिया होगा। अगर एक में फर्क हो तो माइनर थैलेसीमिया होगा। और जाहिर बात है कि भाई मेजर थैलेसीमिया में क्लिनिकल पिक्चर ज्यादा सीवियर होगी और माइनर में या नहीं होगी क्लिनिकल पिक्चर या होगी लेकिन कम होगी। और ज्यादातर माइनर थैलेसीमियाज में क्लिनिकल पिक्चर देता है अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन हो, मतलब प्रेगनेंसी हो, इन्फेक्शन हो, ऐसे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो, डिप्रेशन वगैरह, उसमें भी वो क्लिनिकल पिक्चर देगा। एबनॉर्मल एचबी में क्या क्या हो सकता है भाई? रेड सेल मॉर्फोलॉजी की एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं एज हेमोलिटिक एनीमिया और जॉन्डिस। व्हाट इज हेमोलिटिक एनीमिया? हेमोलिटिक एनीमिया वो एनीमिया है जब रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन विद इन द वेसल्स होती हैं। तो उसमें क्या होगा, जब रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो उससे बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा जो जॉन्डिस काज करेगा। अच्छा, जॉइंट्स की फिर अपनी किस्में हैं लेकिन वो यहाँ रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको पजल नहीं करना चाहता। और इसी तरह मैंने हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस की बात इससे पहले कर ली है कि भाई होमोजाइगस में दोनों एलील इफेक्टेड होंगे और क्लिनिकल पिक्चर बहुत सीवियर होगी। और हेट्रोजाइगस में एक एलील सीवियर वो होगा, ये इफेक्टेड होगा जीन का। तो इसलिए क्लिनिकल पिक्चर या नहीं होगी डिजीज की या कम होगी। और इसी तरह ये जो हेट्रोजाइगस है इसको ट्रेट भी बोलते हैं। ट्रेट ट्रेट का मतलब है कि भाई एज ए कैरियर भी इसको बोलते हैं। अच्छा,
तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की जब बात होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं HbS की। व्हाट इज HbS? HbS स्टैंड्स फॉर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। सिकल सेल, S इज फॉर सिकल। सिकल किस चीज को बोलते हैं? दरांती को। इसको दरांती, वो जिससे वो घास काटी जाती है। क्यों इसको ये नाम दिया गया है? क्योंकि जब इसकी हिमोलिसिस होती है या जब इसकी क्लिनिकल पिक्चर होती है, तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं इन आरबीसीज को, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनके शेप सिकल की तरह हो जाते हैं और इनकी वो जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाती है। तो ये आपस में सुकड़ से जाते हैं और ऐसे सिकलिंग सी इनकी हो जाती है। तो इस वजह से इनको सिकल सेल एनीमिया का नाम दिया गया है या सिकल हेमोग्लोबिन का नाम दिया गया है। तो क्या हो रहा है? In HbS, both the alpha chains have the same amino acid sequence as those of HbA normal, ठीक है ना। But in both beta chains, glutamic acid in 6 position is replaced by valine, और इसको लिखा जाता है अल्फा 2 बीटा 2 A6 वेल। वेल का मतलब है वेलाइन। तो मैंने आपको बात की थी कि भाई ये जो सीक्वेंस में प्रॉब्लम है, ये भी देखें सीक्वेंस में प्रॉब्लम है। एक जगह जो इसका वो अमीनो एसिड है उसकी जगह दूसरा अमीनो एसिड लगा हुआ है, तो उस वजह से इसके स्ट्रक्चर में फर्क आ गया है। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है, उसकी वजह से ये नॉर्मल HbA चेंज हो गया है HbS की तरफ से। अच्छा, इसमें क्या होता है? द solubility of HbS is in the oxygenated state is not very different from that of HbA। जब ऑक्सीजनेटेड स्टेट में हो HbS, तो ये अपने आप को बिहेव करता है एज ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन। मतलब जब ऑक्सीजन की कमी ना हो तो ये अपने आप को नॉर्मल बिहेव करता है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में ये अपने आप को बिहेव करता है बिल्कुल उलट ऑफ HbA, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कि भाई कैसे अपने आप को बिहेव करता है और क्या होता है। मैं आपको वो मैकेनिज्म आगे इंशाल्लाह वो करता हूँ, दिखाता हूँ। अच्छा, सिकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन सिकल सेल डिजीज क्या कैसा होता है और क्या होता है? वो तो हमने बात कर ली है कि भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें होती है। तो ड्यू टू दैट स्ट्रक्चरल चेंजेस द फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी पैचेस ऑन द आउटसाइड ऑफ द बीटा चेन्स अकर। आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ और उसमें मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। मैं आगे इधर ही आ जाता हूँ। अच्छा, ये ये देखें, ये नॉर्मल HbA है और ये भी नॉर्मल HbA है। ये भी नॉर्मल ये सॉरी HbS है और ये भी HbS का डायग्राम दिया गया है। तो नॉर्मल HbA की ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है या R फॉर्म इसे बोलते हैं, और ये नॉर्मल HbA की डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म है या T फॉर्म उसको HbA का बोला जाता है। और ये HbS की ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है या इसको R फॉर्म कहा जाता है, और ये HbS की T फॉर्म है या डीऑक्सीजनेटेड स्टेट इसको बोला जाता है। तो देखें यहाँ मैकेनिज्म इसका ये है कि जब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है HbA, तो इसके सरफेस पे कोई स्टिकी पैचेस नहीं होते और कोई भी वो जो रिसिपिएंट पैचेस हैं वो भी नहीं है, ठीक है ना। जब ये नॉर्मल HbA डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है तो इस पे रिसिपिएंट पैचेस तो होते हैं, ठीक है ना, ये एक और दो, लेकिन इस पे कोई स्टिकी पैचेस नहीं होते। और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में क्या होता है कि भाई वो जो HbS है इस पे एक्स्ट्रा स्टिकी पैचेस होते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना। ये एक है, ये दूसरा है। और नॉर्मली जब ये डीऑक्सीजनेट होगा तो क्या होगा
कि इसमें रिसिपिएंट पैचेस जिस तरह नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आते हैं वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में तो ये अपने आप को तकरीबन नॉर्मल बिहेव करता है एज अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, क्योंकि ये दूसरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ स्टिक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है तो रिसिपिएंट पैचेस नहीं है जिस तरह इधर है डीऑक्सीजनेटेड में। तो इसके स्ट्रक्चरल चेंज तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन जब यही HbS डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है तो इसमें क्या होते हैं, इसकी स्टिकी पैचेस भी हैं ये दो बीटा चेन्स पे, और इसके अल्फा चेन्स पे रिसिपिएंट पैचेस जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए में आते हैं वो भी पैदा हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड HbS जो है ये एक दूसरे के साथ स्टिक करना शुरू हो जाते हैं, इसके साथ इसी तरह का दूसरा स्टिक करके इसके ये जो स्टिकी पैचेस हैं इसके रिसिपिएंट के साथ टच हो गए, वो फर्दर औरों के साथ स्टिच होना शुरू हो जाता है और इस तरह एक फाइब्रस सा प्रिसिपिटेट बना देता है। और उसमें क्या होता है कि भाई वो फिर अपने नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। और क्या होता है जब ब्लड में सर्कुलेट करता है तो इसमें ये स्प्लीन में सिनुसॉइड्स में इनको कैच कर लिया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल वहाँ उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है एज अ एबनॉर्मल सेल। तो उनकी मैक्रोफेजेस वगैरह के जरिए लाइसिस कर ली जाती है और इनको की डिस्ट्रक्शन कर ली जाती है। तो अगर यही एबनॉर्मल ये HbS डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में स्टिक करे नॉर्मल डीऑक्सीजनेटेड ए हेमोग्लोबिन HbA के साथ, ठीक है ना, अगर यही स्टिक करे इसके साथ तो ये आगे फर्दर फाइब्रस बैंड्स नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो HbA है इसके आगे फर्दर स्टिकी फॉर्म्स नहीं है, तो ये आगे औरों के साथ स्टिक नहीं कर सकता है। और अगर HbS की मकदार ज्यादा हो तो तब ये फाइब्रस बैंड्स एक दूसरे के साथ स्टिक करके बनाना शुरू कर देता है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो मैंने आपको बताया है। और उसकी वजह से फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं जो स्प्लीन में जाके उनकी लाइसिस होती है और उसकी वजह से वो हेमोलिटिक एनीमिया की क्लिनिकल पिक्चर आ जाती है, क्योंकि RBS की रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती जाती है और साथ में बिलिरुबिन उससे सीक्रेट होता जाता है और बदन में बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाता है जो हमें हेमोलिटिक एनीमिया की एक क्लिनिकल पिक्चर देता है। उम्मीद है आप इस मैकेनिज्म पे समझ गए होंगे। अच्छा, so if hemoglobin S can be maintained in oxygenated state, then formation of these polymers will not occur and sickling can be prevented। वही बात हो गई है कि भाई जब हेमोग्लोबिन S ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हो तो उसके एक्स्ट्रा पैचेस तो होते हैं स्टिकी, लेकिन वो रिसिपिएंट पैचेस उनके नहीं होते, तो आगे उनकी सिकलिंग प्रिवेंट होगी, आगे फर्दर वो बैंड्स नहीं बनेंगे, पॉलीमराइजेस वगैरह उनकी नहीं होगी। और इसकी भी बात हो गई है कि भाई द डीऑक्सी hemoglobin A contain the receptor sites for the sticky patches present on the oxygenated or deoxygenated HbS, and the binding of sticky HbS to deoxy HbA cannot extend the polymer. Why? Because the HbA does not have a sticky patch to promote further binding। वो बात आगे हो चुकी है और मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि भाई उसकी फर्दर या ऑक्सीजनेटेड फॉर्म अगर हो तो फर्दर उसकी पोलिमराइजेशन नहीं होती, और अगर हेमोग्लोबिन ए के साथ भी उसकी बाइंडिंग हो तो फर्दर बाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि आगे उनकी स्टिकी और पैचेस नहीं है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया और ट्रेड।
इन इट इज अ हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया काज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एचबीएस, वो बात हो चुकी है। होमोजाइगस में क्या होगा, फुल ब्लोन पिक्चर होगी, और हेटेरोजाइगस में क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैन बी एंड मे बी नॉट, अगर होंगी भी तो सिवियर क्लिनिकल पिक्चर नहीं होगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वही जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट को एक ही एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन हो, उसमें एच बी एस के साथ एच बी सी भी हो सकता है, एच बी डी भी हो सकता है, या मुख्तलिफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कम्बिनेशन भी उनकी हो सकती है। अच्छा, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है कि भाई packing of these abnormal red blood cells into vessels, especially capillaries of organs, cause vascular stasis and damage to these tissues with clinical manifestation of particular organ affected. तो ये जब ये पॉलीमर्स इनके बनते हैं, ये सिकल सेल्स एक दूसरे के साथ स्टिक होना शुरू हो जाते हैं और ये एक मास सा बना देता है। तो एक तो ये स्प्लीन के सिनोसॉइड्स में उनकी हेमोलिसिस होती है, तो उसकी वजह से जो बिलिरुबिन रिलीज होता है तो वो मुख्तलिफ क्लिनिकल पिक्चर काज करता है। इसके अलावा ये जो सिकल सेल अनीमिया में ये जो सिकलिंग होती है और इनकी वजह से जो फाइबर ये जो बैंड्स बनते हैं पॉलीमरेज वगैरह के, तो ये स्मॉल वेसल्स में, कैपिलरीज में और मुख्तलिफ ये जो ऑर्गन्स हैं इनमें स्टक और पैक होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको उनकी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। कैसे डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उनकी वहाँ ब्लॉकेज शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हाइपोक्सिया शुरू हो जाता है उन ऑर्गन्स या उन टिश्यूज का, और वो इफेक्ट करते हैं इस तरीके से उन ऑर्गन्स को या उन टिश्यूज को। अच्छा, अल्लाह पाक ने जो चीज़ भी बनाई है उनमें फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो बीमारी तो बीमारी होती है, जाहिर बात है उसमें बंदे को महसूस होता है कि भाई नुकसान ज़्यादा है, लेकिन इस सिकल सेल एनीमिया का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका क्या है कि भाई जो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं ये रेजिस्टेंट टू मलेरिया होते हैं, रेजिस्टेंट टू मलेरिया होते हैं। वजह इसकी क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है कि जो मलेरिया के पैरासाइट्स हैं ये रहते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर, और वहाँ इनकी मेच्योरिटी होती है और वहाँ इनको इनकी डिवीजन होती है, और फिर वहाँ से ये रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करके बाकी ब्लड में शामिल होते हैं और फर्दर रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में या सिकल सेल हीमोग्लोबिन जिनका होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो ऑलरेडी बहुत वुल्नरेबल होते हैं ऑक्सीजन की कमी को। तो जैसे ही मलेरियल पैरासाइट रेड ब्लड सेल्स जो सिकल सेल रेड ब्लड सेल हो उसमें जब इंटर होता है तो वो उसमें अपना ये पैरासाइट अपना लाइफ स्पेन पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो वुल्नरेबल होता है ऑक्सीजन की कमी को, तो वो एकदम रप्चर कर जाता है, और वो पैरासाइट जो उसके अंदर अफजाइश उनकी होनी होती है, उनकी वो अफजाइश उस पैरासाइट्स की पूरी नहीं हो पाती, और इस वजह से वो अपने टाइम से पहले ही वो लाइफ स्पेन की ख़त्म हो जाती है। तो मॉस्किटो जो मलेरियल पैरासाइट है वो उनमें अफजाइश नहीं कर पाता। तो इस वजह से ये मैकेनिज्म है कि भाई HBS वाले जो पेशेंट्स हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं मलेरिया के लिए। अच्छा, HBM या HB7 भी इनको बोलते हैं, ये एक नेक्स्ट टाइप है एबनॉर्मल, जिसकी ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंस, लेकिन इसमें क्या है, बीटा चेन में प्रोलीन ल्यूसीन 891 पोजीशन में सब्स्टिट्यूट कर जाता है, एमिनो एसिड में चेंज आ जाती है, और इसका फॉर्मूला है अल्फा 2 ए बीटा 291 प्रोलीन। ये वो पोजीशन ऑफ 91 प्रोलीन सब्स्टिट्यूट कर जाता है ल्यूसीन के लिए। इसी तरह हीमोग्लोबिन चिसापेक, इसमें क्या होता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, चेंज हो जाता है अर्जिनिन
फॉर लाइसिन 92 पोजीशन पे, और इसको फॉर्मूला में लिखा जाता है अल्फा 2 92 अर्जिनिन बीटा 2A। फिर आगे एक एबनॉर्मल टाइप है एच बी राइनर। सब्स्टिट्यूशन इसमें होती है टायरोसिन एट 145 अमीनो एसिड में और रिप्लेस हो जाता है हिस्टिडीन से। It modifies the salt bridges of the oxyform and this favors stabilization of R form। क्या हो जाता है इसमें? R form। R form कौन सी है? R form इसकी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है, उसकी स्टेबिलिटी करता है। Hence O2 affinity more with decreased release of O2 to the tissues। तो क्या हो जाता है जब R form को स्टेबलाइज कर जाता है तो ये ऑक्सीजन तो ले लेता है लेकिन ये ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर नहीं करता, और इसकी वजह से क्या होती है? टिश्यू हाइपोक्सिया होती है। मतलब ब्लड में तो ऑक्सीजन होता है, ब्लड तो सर्कुलेट करता है मुख्तलिफ टिश्यूज की तरफ, लेकिन वो टिश्यूज को ऑक्सीजन दे नहीं पाता क्योंकि इसकी अपनी में स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ आर फॉर्म होती है। आर फॉर्म कौन सी है हीमोग्लोबिन की? वो फॉर्म है ऑक्सीजनेटेड फॉर्म। तो इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए वो टिश्यू हाइपोक्सिया उससे काज होती है क्योंकि वो उसको दे नहीं पाता। और इसकी वजह से क्या होता है? कंपेंसेटरी पॉलीसाइथेमिया। व्हाट इज पॉलीसाइथेमिया? पॉलीसाइथेमिया इज एक्सेस नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो उसकी वजह से बदन फिर ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाता है ताकि इसको कंपेंसेट कर सके। और पॉलीसाइथेमिया खुद एक डिजीज है। फिर एच बी कॉन्स्टेंट स्प्रिंग, इट प्रोड्यूसेस एन अनस्टेबल मैसेंजर आरएनए। इसमें क्या होता है कि भाई ये जो स्टॉप कोडॉन है UAA, ये म्यूटेट कर जाता है CAA को, और ये बी DNA में और RNA के लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा। तो स्टॉप कोडॉन जो है इसको म्यूटेट कर लेता है और CAA स्टॉप कोडॉन से। इसमें क्या होता है कि अल्फा चेन्स आर 31 रेजिड्यू लॉन्गर देन नॉर्मल। तो अल्फा चेन्स लॉन्गर देन नॉर्मल होते हैं, तो वो फिर अनस्टेबल होते हैं और इजीली डिग्रेड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। इसके अलावा जो कम इम्पोर्टेंस के हैं वो हेमोग्लोबिन C है, जिसमें ग्लूटामिक एसिड लाइसिन को सब्स्टिट्यूट कर जाता है। HBD है जिसको पंजाब हेमोग्लोबिन बोलते हैं, उसमें ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट कर जाता है, उसकी जगह ग्लूटामिक एसिड की चेंज एमिनो एसिड आ जाता है। HBE है ग्लूटामिक एसिड लाइसिन को चेंज कर जाता है, सब्स्टिट्यूशन उसकी हो जाती है। अच्छा, HBC ये ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका में होता है, नेग्रोज में। ऑल ऑफ देम ब्रिंग अबाउट चेंज इन रेड सेल मॉर्फोलॉजी। ये जितने भी हैं HBC है, D है, E है, ये सारे रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी में चेंज लाते हैं, और उसकी वजह से फिर सोल्युबिलिटी में भी चेंज आ जाती है और हेमोलिटिक एनीमिया भी काज करती है। और वो डिपेंड करता है कि भाई इनमें म्यूटेशन कितनी है और इनमें हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, तो उसके मुताबिक इसकी क्लिनिकल पिक्चर होगी। तो जज़ाकल्लाह खैर, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत मुश्किल भी था लेकिन मैंने आपको कोशिश की अच्छे अंदाज में पढ़ाने की। अस्सलाम वालेकुम।